नमस्ते साथियों, राम राम। डीसी की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूं जो आपको हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन 101% यहां से आएगा, आता है। यहां पर जो टॉपिक है अपना, संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत रटने वाला टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है, समझने वाली बातें कम है परंतु तथ्य बहुत ज्यादा है। तो संविधान के जो स्रोत है, हमने कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है, इसको हम क्लियर करेंगे। एक एक तथ्य को हम यहाँ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, तो संविधान के प्रमुख स्रोत, संविधान के प्रमुख स्रोत, बहुत सारे तथ्य हैं। आपने अभी एग्जाम के अंदर एसआई का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन देखा है, वीडियो का एग्जाम हुआ उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, हर तमाम एग्जाम के अंदर यहां से एक क्वेश्चन 101% आता है। तथ्य हम याद करने वाले हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो उसको मैं आपको दूर कर देता हूं और क्लास में यहीं पर हम याद कर लेंगे इसको। देखो, भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो हमने 60 से अधिक देशों के तुलनात्मक अध्ययन किया। 60 से अधिक देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया और इसके बाद में उन देशों के संविधान के अंदर जो अच्छे प्रावधान थे उनको अपने भारतीय संविधान के अंदर हमने शामिल किया। इसी को कहा जाता है प्रमुख स्रोत। कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से सबसे पहले तो हम देख लेते हैं संघात्मक शासन। संघात्मक शासन या इसी को बोल दीजिए संघीय तंत्र। संघीय तंत्र, तो संघात्मक शासन। अब देखो, संघात्मक शासन जो है वो संघात्मक शासन ज्यादातर हम देखते हैं कि कनाडा, इस प्रकार से भी आता है कि संघात्मक शासन कहां से दिया, कनाडा। कनाडा से नहीं लिया, हमने संघात्मक शासन जो अपनाया वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से अपनाया। तो कनाडा से क्या है, संघात्मक शासन है वो मजबूत केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ भारत में संघात्मक शासन होगा, इस बात का जो सम्मिश्रण किया है ये हमने कनाडा से सीखा है कि केंद्र मजबूत होगा और संघात्मक शासन के साथ होगा। तो संघात्मक शासन का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन कर देना संघात्मक शासन कहलाता है। एकात्मक शासन का मतलब क्या हो जाता है, एकात्मक शासन का मतलब होता है शक्तियों का एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना, केंद्र के अंदर एक सारी शक्तियां शामिल हो जाना, वो क्या कहलाता है, एकात्मक शासन। और संघात्मक शासन का मतलब क्या है, शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन तो हमने किया परंतु केंद्र को हमने क्या रखा है, मजबूत रखा है। इस बात का जो सम्मिश्रण किया ये हमने कहां से सीखा है, कनाडा से। तो संघात्मक शासन पूछे तब तो 1935 के भारत, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन पूछ ले तो आपको करना है कनाडा। ठीक है, तो यहां पर अपने को अभी कनाडा देखेंगे तो उस वक्त हम इसको क्लियर और कर लेंगे। अभी अपना है संघात्मक शासन, संघीय तंत्र। लोक सेवा आयोग क्या है, लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया। क्लियर है। इसके बाद में आगे देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय या राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का पद या राज्यपाल का कार्यालय, यहां से एक क्वेश्चन वीडियो में आया था। क्वेश्चन क्या था, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, ये प्रावधान हमने कहां से लिया, तो ये प्रावधान लिया है कनाडा से।
राज्यपाल का कार्यालय या राज्यपाल का पद है, ये हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। और राज्यपाल का नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होगी, ये प्रावधान हमने देखा है, लिया है, ग्रहण किया है कनाडा के संविधान से। क्लियर है ना? तो यहां पर अपने को 3 बातें याद रखनी है: संघात्मक शासन, संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का पद। क्लियर है? कोई दिक्कत है? इसके बाद में आगे अब देखो 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक बात कि स्वतंत्रता, भारत आजाद हुआ 1947 और भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान के लागू होने तक, स्वतंत्रता के बाद संविधान के लागू होने तक हमने जो अपने भारत का शासन जो चलाया है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाया है। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान के लागू होने तक भारत का शासन किस अधिनियम के तहत चलाया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो लिख दीजिए इसको। स्वतंत्रता के बाद संविधान के लागू होने तक इसी अधिनियम से भारतीय शासन का संचालन किया गया। भारतीय शासन का संचालन किया गया। क्लियर है? इसी के अंदर एक तथ्य और है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। भारत का अधिकांश भाग, संविधान का अधिकांश भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। लगभग 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से प्रभावित हैं। तो लिख देना, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग और कोष्टक में लगभग 2/3 भाग इसी अधिनियम से प्रभावित, क्लियर है? अब बात करते हैं ब्रिटेन। कहां से? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं? ब्रिटेन। तो देखो, जहां पर भी संसद आ जाए, जहां पर भी विधि आ जाए, संसदीय शासन। तो संसदीय शासन कहां से लिया है? संसदीय शासन। और जब जैसे ही संसद जहां पर होगी वहां पे क्या होगा? 2 सदन होंगे। क्या होंगे? 2 सदन। तो द्विसदनवाद। और मंत्रिमंडल होगा कि नहीं होगा? मंत्री होंगे। तो मंत्रिमंडलवाद, ये भी हमने कहां से लिया है? उत्तरदायित्व। क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक मंत्रियों का क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति। तो सामूहिक उत्तरदायित्व, महान्यायवादी भारत में जो है वो कहां से हमने सीखा है? ब्रिटेन से। तो महान्यायवादी, इनको एक को याद करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। संसदीय शासन, द्विसदनवाद, मंत्रिमंडलवाद, सामूहिक उत्तरदायित्व, महान्यायवादी। इसके बाद में आता है विधि का शासन। क्या आता है? विधि का शासन, कानून का शासन। कानून का शासन है तो कानून बनते कैसे हैं? वो प्रक्रिया। तो विधायी प्रक्रिया क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसी को कहते हैं विधायी प्रक्रिया। क्लियर है? विधि का शासन,
विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया। देखो संसद को पकड़ लो, संसद तो संसद में दो सदन होंगे, द्विसदनवाद। मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडलवाद। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद के अंदर, तो सामूहिक उत्तरदायित्व। महान्यायवादी का पद। यहाँ पर विधि को पढ़ो, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। अब यहाँ पर गौर देखना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। विधि का शासन ये तो हमने लिया है ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण, तो जैसे ही शब्द आ जाए विधि का समान संरक्षण, ये हमने लिया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। इसको आगे देखेंगे। और एक होता है विधि की स्थापित प्रक्रिया। विधि की स्थापित प्रक्रिया है जापान से। कहां से? जापान से। तो तीन बातें हैं, याद करना अभी के अभी। विधि का शासन ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। विधि का शासन ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण अमेरिका और विधि की स्थापित प्रक्रिया जापान। तीनों अलग अलग है। विधि का शासन, विधि के समक्ष सब बराबर होंगे। विधि का समान संरक्षण, विधि का शासन, विधि कानून का शासन, तो ये तो ब्रिटेन। विधि का समान संरक्षण, अब यहां पर क्या है? विधि का समान संरक्षण का मतलब होता है कि समान लोगों के लिए समान कानून और असमान लोगों के लिए असमान कानून। ये सीखा हमने कहां से? अमेरिका। समान कानून, समान लोग, जैसे मान लीजिए कि 18 से लेकर 20 वर्ष तक के जितने भी व्यक्ति बालक हैं या युवा हैं, उनके लिए कानून एक जैसे बनेंगे। और 70 से लेकर 75 तक के जो हैं बुजुर्ग हैं, उनके कानून एक जैसे। तो कानून दोनों के लिए क्या हुए? अलग अलग हुए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो विधि का समान संरक्षण कहलाता है। समान लोगों के लिए समान कानून, असमान लोगों के लिए असमान कानून। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 18 से 20 वर्ष तक का कोई युवा है, ये सारे के सारे इसके, परंतु 18 से 20 के वर्ग के युवा ऐसे जो अपंग हैं, तो उनके लिए आप बताओ, उनके लिए कुछ रियायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इनके लिए क्या हो गए? कानून अलग, इनके लिए कानून क्या हो गए? अलग। तो ये क्या है? विधि का समान संरक्षण। तो यहाँ पर याद रखना है अपने को, विधि का समान संरक्षण अमेरिका, विधि का शासन ब्रिटेन, विधि की स्थापित प्रक्रिया ये कहां से? जापान। ये कहां से? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी देनी है, तो फांसी है, हम उसको पकड़ते ही फांसी दे देते हैं क्या? अपराधी, हमें पता है कि ये अपराधी, इसके बाद में फांसी थोड़ी, पूरी प्रक्रिया चलती है, विधि की प्रक्रिया चलती है। एफआईआर दर्ज होगी, उसके ऊपर पक्ष विपक्ष में गवाह सुने जाएंगे, उसके मौका मिलेगा, इसके बाद में वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, राष्ट्रपति। तो एक प्रक्रिया है पूरी, विधि की स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ है? कहाँ से सीखी हमने? जापान। तो विधि का शासन, कानून का शासन है, ये तो ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से और विधि की स्थापित प्रक्रिया जापान से। तीनों अलग अलग हैं। क्लियर है क्या? इसके बाद में देखो यहां से एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता भी कहां से लिया है? ब्रिटेन से। एकीकृत नौकरशाही। क्या है? एकीकृत नौकरशाही। तो नौकरशाही है वो एकीकृत, एक ही प्रणाली है नौकरशाही की। तो एकीकृत नौकरशाही, एकल नागरिकता। याद करना, संसदीय शासन, द्विसदनवाद, मंत्रिमंडलवाद, सामूहिक उत्तरदायित्व, महान्यायवादी, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, एकीकृत नौकरशाही। कहां से? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। क्लियर है? अमेरिका। क्या? अमेरिका। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहां से प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। मूल अधिकार। प्रस्तावना के बाद में मूल अधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? आगे देखते हैं। प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन। इसके बाद में आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। क्लियर है क्या? और यहां पर मैंने अभी बताया था विधि का शासन ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण अमेरिका। तो विधि का समान संरक्षण। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है तो यहां पर याद करना है। प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधि का समान संरक्षण और शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण। सीधे क्वेश्चन आएंगे यहां से, बिल्कुल सीधे। याद करना आपका काम है, याद करवाना मेरा काम है। तो देखिए इधर, यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि संसदीय शासन प्रस्तावना अमेरिका के अंदर क्या है और ब्रिटेन से क्या है। देखो इधर, संसदीय शासन ब्रिटेन, द्विसदनवाद ब्रिटेन, मंत्रिमंडलवाद, सामूहिक उत्तरदायित्व, महान्यायवादी, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, एकीकृत नौकरशाही ब्रिटेन। प्रस्तावना अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका किसी के भी अंडर में काम नहीं करती, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है। ये हमने कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है बताते हैं। देखिए इधर, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब कानून की समीक्षा। संसद ने कोई कानून बनाया, वो यदि गलत है, ठीक है या नहीं है, अच्छा है तो अच्छा है या गलत है, इस बात का समीक्षा करेगा न्यायपालिका। कौन करेगी? न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय उसका क्या करता है? समीक्षा करता है कि ये संसद ने कोई कानून बनाया है वो ठीक है या नहीं। यदि वह कानून आपके संविधान का उल्लंघन करता है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? कानून की समीक्षा करना, और इसे ही क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधि का समान संरक्षण, शक्तियों का पृथक्करण। कहां से? अमेरिका। कनाडा क्या है? कनाडा। कनाडा से आपका मैंने अभी बताया मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन। संघात्मक शासन 1935 के बाद, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन कनाडा। तो लिख दीजिए मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन। क्लियर है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। संघ सूची केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, संवर्ती सूची पे कानून केंद्र व राज्य, परंतु अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। तो केंद्र को क्या रखा है? मजबूत रखा है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। क्लियर है? आगे चलो। इसके बाद में यही क्वेश्चन अभी वीडियो के अंदर आया था, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। यही क्वेश्चन आपका वीडियो के अंदर अभी आ चुका है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा कहां से? कनाडा। राज्यपाल का पद 1935, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी। यह हमने कहां से ग्रहण किया है? कनाडा से। और यहां पर एक चीज और याद रखना है कनाडा से, संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग। संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग। क्लियर है? दोबारा देखना एक बार कनाडा से, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास।
राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग, ये सारे के सारे कहाँ से हमने कन्नाडा से, कहाँ से ग्रहण किए हैं, कन्नाडा से। बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड सबको पता है, इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व है। तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व बोल दो या सिद्धांत बोल दो, तो नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये सीखा हमने कहां से, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होगा, ये कहां से लिया, आयरलैंड से। तो लिख दीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है? देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये भी कहां से लिया है, आयरलैंड से। तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, देखना इधर, लिखना कुछ नहीं, एक बार समझना है। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत जो किया जाता है वो हमने कहां से, आयरलैंड। जैसे कला से है, साहित्य से है, विज्ञान के क्षेत्र से और समाज सेवा से। तो ये 4 जो क्षेत्र हैं, यहाँ से हम क्या, विशिष्ट जो व्यक्ति होते हैं, इनमें उत्कृष्ट योगदान वाले होते हैं, उनको हम राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है ना। तो ये जो हमने सीखा है ये कहां से, आयरलैंड से, ठीक है ना। तो 4 आधार भी बताए गए हैं। तो राज्यसभा के अंदर सदस्यों का मनोनयन जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जो होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये हमने कहां से ग्रहण किया, आयरलैंड से। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। 1935 का भारत शासन अधिनियम, संघात्मक शासन 1935, संघात्मक शासन मजबूत केंद्र के साथ कनाडा, विधि का शासन ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण अमेरिका और विधि की स्थापित प्रक्रिया जापान। तो यहां पर लिख दीजिए जापान। विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि की स्थापित प्रक्रिया, 3 बातें हैं। विधि का शासन ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण अमेरिका, विधि की स्थापित प्रक्रिया जापान। अलग अलग बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। अब देखो, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिणी अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में सदस्य संख्या वर्तमान के अंदर 245, तो 245 में से 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं। तो ये तो हमने कहां से सीखा है, आयरलैंड से। और बाकी जो है 233 जो बच गए, उनका क्या होगा, निर्वाचन होगा। वो निर्वाचन किस पद्धति पे, किस आधार पर होगा, वो हमने दक्षिणी अफ्रीका से। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चल लेते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें, क्लियर है, चलें आगे। देखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि और प्रावधान है वो हम कहां कहां से, कौन कौन से प्रावधान लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आगे, ऑस्ट्रेलिया। किसकी बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया
देखो, प्रस्तावना अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा शैली बड़ी ही शानदार भाषा शैली है प्रस्तावना की। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में भारत के नागरिकों को न्याय समता स्वतंत्रता बंधुत्व की प्राप्ति के लिए, ये जो मीठी मीठी अपनी जो प्रस्तावना है, इसकी जो भाषा शैली है वो कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया। तो लिख दीजिए, प्रस्तावना की भाषा शैली, प्रस्तावना की भाषा शैली। देखो, एक आपको मैंने बताया अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, वो कहाँ? कनाडा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, ये जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को उभयनिष्ठ सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ सूची। तो प्रस्तावना की भाषा शैली और समवर्ती सूची, उभयनिष्ठ सूची, ये कहां से? ऑस्ट्रेलिया। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये कहां से? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फ्रांस, क्या है? फ्रांस। गणतंत्र कहां से लिया है? फ्रांस से। गणतंत्र का मतलब होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो गणराज्य जो होते हैं या गणतंत्र होते हैं, उनका राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। परदादा, दादा, फिर पुत्र, फिर पिता, ये सब एक ही परिवार से हैं, वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। ठीक है ना। तो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, गणतंत्र। क्लियर है। अब देखो, दो बातें हैं। एक तो आपको याद रखना है सोवियत संघ मतलब रूस, और एक आपको याद रखना है फ्रांस। यहां से सुनना समझना है। सोवियत संघ है, यहां से हमने लिया न्याय। क्या है? न्याय। और फ्रांस जो है, यहां से हमने ग्रहण किया, जो है वो क्या ग्रहण किया है? बंधुत्व। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति। अर्थात प्रस्तावना के अंदर न्याय है, और न्याय बताया गया है तीन प्रकार का: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो हमने ग्रहण किया है प्रस्तावना के अंदर, वो सोवियत संघ रूस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हमारे जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, इसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति, ये शब्द शामिल हैं। तो इन शब्दों को हमने शामिल किया है फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर, और रूस की क्रांति से प्रभावित होकर सामाजिक मतलब न्याय सिद्धांत अपनाया है। और न्याय भी किस प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए। ये भी हमने प्रस्तावना में शामिल किया है। किससे प्रभावित होकर? रूस की क्रांति से प्रभावित होकर। क्लियर है। तो यहां पर फ्रांस, और फ्रांस से क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की प्राप्ति। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की प्राप्ति। और ये जो तीनों शब्द हैं, ये कहां हैं? प्रस्तावना में। तो इस प्रकार से लिख देना कि ये प्रस्तावना, प्रस्तावना नहीं लिया है, प्रस्तावना लिया है हमने अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा से भी हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में ये तीन शब्द शामिल हैं। इन तीन शब्दों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की प्राप्ति, ये जो हमने सीखा है, ये फ्रांस से सीखा है। क्लियर है। तो ये प्रस्तावना में शामिल है, कहीं ऐसे मत कर देना कि ये प्रस्तावना हमने यहां से। ठीक है ना। आगे चलो, इसके बाद में देखो सोवियत संघ। क्या है? सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब रूस। तो यहां से रूस से सबको पता है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार अमेरिका,
नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मूल कर्तव्य रूस या सोवियत संघ, मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाएं। तो पहले 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग की जगह क्या था, योजना आयोग था। योजना आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचवर्षीय योजना लेकर आता था। तो पंचवर्षीय योजनाएं हमने सोवियत संघ, और उसकी जगह अब वर्तमान में योजना आयोग की जगह क्या आ गया, 1 जनवरी 2015 से क्या आ गया, नीति आयोग। तो पंचवर्षीय योजना। और फिर मैंने थोड़ी देर पहले बताया है न्याय, और न्याय भी कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये न्याय वाला जो प्रावधान है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। सोवियत संघ, और यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व दोनों क्वेश्चन छपने वाले हैं, याद कर लेना। ये फ्रांस से और ये न्याय सोवियत संघ से। क्लियर है। जर्मनी, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का हनन, अर्थात देश में यदि आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 359 के तहत। तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का हनन, जर्मनी। इसके बाद में आगे देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया के तहत होगा, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से, दक्षिणी अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से। क्लियर है क्या। तो यहां पर अपने को देखना है कि सारे के सारे जो प्रावधान है हमने कहां से लिए। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा से ली, समवर्ती सूची, उभयनिष्ठ सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की प्राप्ति, सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये सारे के सारे प्रावधान हमने ग्रहण किए हैं। क्लियर है। आगे चले क्या, देखो इनको, ये सारी क्लियर है। अब देखो एक चीज ध्यान और रखना है, हमने विभिन्न देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधान लिए, तो इसलिए भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। तो इस बात को हम नीचे नोट करके लिख देते हैं कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान उधार का संविधान, भारतीय संविधान उधार का संविधान। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देख लें। क्लियर है क्या। ये सारे के सारे तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा से ली, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, फ्रांस गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की प्राप्ति, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जर्मनी आपातकाल से मौलिक अधिकारों में का हनन, और दक्षिण अफ्रीका से सोवियत संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्लियर है। नमस्ते साथियों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कल फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय सिया राम, नमस्ते, राम राम।